गुड मॉर्निंग। मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स का प्राध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल धर्मशाला में। पिछले कल हम लोगों ने समझा कि भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। हमने 2-3 अच्छी डेफिनेशन समझी। जो रियल डेफिनेशन है फिजिक्स की, वो मैंने आपको कल भी बताया कि ये प्रकृति को समझने की एक कला है। और प्रकृति को हम कैसे समझते हैं? प्रकृति आपसे बात करती है और उसकी बात करने की जो भाषा है वो है गणित। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गणित कैसे प्रकृति को समझता है, हम प्रकृति को किस तरह से समझ पाते हैं गणित की सहायता से। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अब तक आपका दिमाग जो ट्रेन किया गया है वो कैसे ट्रेन किया गया है। देखिए, नापना, तोलना, गिनना भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब सोचिए, आज से कोई 2000-3000 साल पहले, जब अभी ज़ीरो का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो क्या तब लोग गिनती नहीं करते थे? मैं एक ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मान लीजिए उस वक्त लोग क्या करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भैंसे पालते होंगे, भेड़े पालते होंगे, बकरियाँ पालते होंगे। कम से कम फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। अब सोचिए कि किसी बंदे के पास एक भेड़ है, एक भेड़। तो वो किसी और आदमी को उसने बताना है कि उसके पास एक भेड़ है और वो लिख के बताना है, तो वो क्या बताता होगा? ओके, मैं आपको ये चीज़ लिख के समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए किसी बंदे के पास आज से 3-4-5 हज़ार साल पहले एक भेड़ है। तो वो क्या करता होगा? वो एक भेड़ को दिखाने के लिए एक डंडा खींचता होगा, है ना। अब किसी के पास 2 भेड़ें हैं तो वो 2 डंडे खींच देगा। 3 भेड़े वाला 3 खींच देगा। ओके, 4 भेड़ें या 4 गाय जिसके पास है, बकरियां जिसके पास है 4, वो 4 डंडे खींच देता होगा मार्क करने के लिए कि मेरे पास इतनी है। 5 वाला 5, 6 वाला 6, है ना। और इस तरह वो आगे खींचता रहता होगा। अब 9-10 तक तो आप 10 डंडे खींच लीजिए, 12 डंडे खींच लीजिए, है ना। अब सोचिए, जिसके पास 100 बकरियां होंगी तो वो कितने डंडे खींचता होगा? अब उसका पूरा एक खेत तो उसी से भर जाता होगा, है ना। इसलिए जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरी की पूरी साइंसेस के लिए, वो है ज़ीरो का आना। ओके, अब हम 10 को एक डंडा और ज़ीरो लगा के दिखा सकते हैं। और देखिए, कुछ खास बदला नहीं है अभी भी। अगर आपको ऐसा लगे कि हम लोग बहुत उन्नत हो गए, हमने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आज भी एक को मार्क करने के लिए एक ही डंडा लगा रहे हैं, है ना। हम आज भी एक ही डंडा खींचते हैं एक को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 ही डंडे खींचते हैं। 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आज भी 3 ही डंडे खींचते हैं। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आज भी 4 ही डंडे खींच रहे हैं। ओके, 5 को दिखाने के लिए हम आज भी 5 ही डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आज भी 6 ही डंडे खींचते हैं। और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आज भी 7 ही डंडे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आज भी 8 ही डंडे खींचते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ी सी शक्लें बदल गई। शक्लें क्या बदली कि 1 हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 3 इस तरह से लिखा, 4 इस तरह से लिख दिया, 5 इस तरह से, 6 इस तरह से, 7 इस तरह से, 8 इस तरह से और 9 इस तरह से। ओके, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखें तो यू विल फाइंड कि वो वास्तव में अभी भी 7 ही डंडे हैं, 8 ही डंडे हैं। इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिक्स, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो कुल मिला के हमारे पास जो डिजिट हुए वो हुए 10। अब जब हम इन 10 न्यूमेरिक की सहायता से प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें एक भाषा बनानी पड़ेगी। और जो भाषा हम इन 10 डिजिट की सहायता से बनाते हैं
उस भाषा को हम कहते हैं डेसिबल सिस्टम। आपका दिमाग आज से लेके जब से आपने स्कूल में पढ़ना शुरू किया, हम लोगों ने डेसिबल सिस्टम में ट्रेन किया। अब डेसिबल सिस्टम क्या है इसको भी सीख लीजिए। देखिए, मैं लिखता हूं 111, 111, ओके। अब ये डेसिबल सिस्टम में वास्तव में है क्या? देखिए, मैं इस वाले एक को लेके आता हूं। ये है 1 × 10⁻�0 प्लस, अब मैं इस वाले को नीचे लेके आता हूं। ये है 1 × 10⁻1, ओके, प्लस ये है 1 × 10⁻2, ओके। हमारे पास कुल डिजिट हैं वो हैं 10, ओके। और डेसिबल सिस्टम में हम इसे कहते हैं इकाई, इसे हम कहते हैं दहाई, ओके, इसे हम कहते हैं सैकड़ा। क्या मतलब है उसका? कि जो इकाई है वो वास्तव में मल्टीपल है 10⁻0 का। जो दहाई है वो है इंटीग्रल मल्टीपल किसका? 10⁻1 का। और जो सैकड़ा है वो है मल्टीप्लिकेशन 10⁻2 की, ओके। तो जो भी आपके पास रकम है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको चेक कर लीजिए, क्या ये वाकई 111 है? देखिए, ये है 1 × 10⁻0 की वैल्यू होती है 1, ओके। ये है 1 × 10⁻1 की वैल्यू होगी 10, और ये है 1 × 10⁻2 की वैल्यू होती है 100। तो ये हो गया 100 + 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 111, ओके। आपका दिमाग हम लोगों ने इस सिस्टम में ट्रेन किया हुआ है। वी कॉल इट डेसिबल सिस्टम, ओके। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में जब आप प्रकृति से बात करेंगे, उसका छेड़खानी करेंगे, है ना, तो सारी की सारी चीज़ें इन 10 डिजिट्स को समझें ये ज़रूरी नहीं है। आपका दिमाग तो हमने इसमें ट्रेन कर दिया। अब मान लीजिए मुझे निर्जीव वस्तुओं को सिखाना है, क्या वो सीखेंगी? क्या वो मेरी बात मानेंगी? जवाब है हाँ। और देखिए, ये बल्ब दिख रहा है आपको, है ना? मैं इसको समझाऊंगा, चल ऑफ हो जा बेटा। देखिए ऑफ हो गया, है ना। और मैं इसको बोलूँगा चल ऑन हो जा। देखिए ऑन हो गया। सिखा दिया ना मैंने इसे। दो ही चीज़ें हैं, एक है ऑन, दूसरा है ऑफ, ओके। अब इनका इतना समझना बहुत 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 ज़्यादा है। आपके सारे कंप्यूटर्स, आपके सारे के सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं दो चीज़ों से चली हुई है, ऑन करना, ऑफ करना। हम इसे भौतिक विज्ञान में रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से, ओके। 0 को हम बोलते हैं ऑफ और 1 को हम बोलते हैं ऑन, ओके। आपने इसके और भी शब्द सुने होंगे, जैसे ऑफ को हम लोग बोलते हैं फॉल्स, ऑन को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ, है ना। 1 को हम लोग बोलेंगे अप, 0 को हम लोग बोलेंगे डाउन, एंड सो ऑन। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि हमारे पास हैं सिर्फ 2 डिजिट। जहां डेसिबल सिस्टम में हमारे पास कुल डिजिट थे 10, अब हमारे पास रह गए हैं 2। अब इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, ओके। तो मुझे निर्जीव वस्तुओं को समझाने के लिए ऐसी भाषा बनानी पड़ेगी जो सिर्फ 2 डिजिट की सहायता से सारी की सारी चीजों को समझ जाए, ओके। तो चलिए ये भी सीख लेते हैं, क्योंकि सीखना तो जरूरी है। सारा खेल तो प्रकृति को समझने का है, ओके। अब देखिए, मैं 111 को 2 डिजिट्स में कैसे लिखूंगा? कक्षा में इसे मैं बड़े डिटेल उसमें समझाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास टाइम कम होता। इतने बड़े बड़े वीडियो अपलोड करना बड़ा मुश्किल काम है, ओके। तो चलो इसको सीख लीजिए फटाफट। हम यहाँ लिखेंगे 111, ओके। हमारे पास कुल डिजिट हैं 2, तो हम इसको 2 से भाग करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे उसके रिमाइंडर्स। तो 2 को 2 से मैं भाग करता हूँ 111 को, ओके। तो ये हो गया 55, 55 × 2 हो गया 200, 110, और रिमाइंडर आपके पास बचा 1। हम इसको फिर 2 से भाग करूँगा, ओके। तो ये हो जाएगा 27 × 2 = 54, और रिमाइंडर बचा 1, ओके। फिर मैं 2 से भाग करूंगा, दिस इज 13 × 2 दैट इज इक्वल टू 26, द रिमाइंडर इज 1। मैं फिर 2 से भाग करूंगा इसको, ओके। तो 6 × 2 हो गया 12, रिमाइंडर बचा 1। फिर मैं 2 से भाग करूंगा, 3 × 2 6, रिमाइंडर बचा 0। फिर मैं 2 से भाग करूंगा, 2 एकम 2, रिमाइंडर बचा 1। फिर मैं 2 से फिर भाग करूंगा, 2 × 0 इज 0, रिमाइंडर बचा 1, ओके।
अब ये जितने भी आपके पास बचे हुए हैं रिमाइंडर्स, ओके, इनको उल्टी तरफ से लिखना शुरू करिए। देखिए, पहला है ये, मैं इसे लिखूंगा 1, दूसरा है ये, मैं लिखूंगा 1, तीसरा है ये, मैं लिखूंगा 0, चौथा है 1, पांचवा है 1, छठा है 1 और सातवां भी है 1। ओके, अब देखिए डेसिबल सिस्टम में हमारे पास जो कुल डिजिट थे वो थे 10। तो हम सारे के सारे इकाई, दहाई, सैकड़ा उसको मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁻, से, है ना। इकाई के लिए हमने जैसे भाग किया था, गुणा करी थी, सॉरी, 1 गुणा 10⁻0। फिर दहाई के लिए हमने लिखा था 1 गुणा 10⁻1। सैकड़े के लिए हमने लिखा था 1 × 10⁻2। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट ही कुल कितने हैं? 2। ओके, तो इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। ये है 1, इसे मैं लिखूंगा 1 × 2⁻0 प्लस ये है 1, 1 × 2⁻1। फिर नेक्स्ट है 1, 1 × 2⁻2 प्लस नेक्स्ट है 1 × 2⁻3। नेक्स्ट है 0, 0 × 2⁻4। ओके, उसके बाद है 1 प्लस 1 × 10⁻5 प्लस फिर से है हमारे पास 1, दिस इज 1 × 10⁻6, और सॉरी 2⁻6। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 × 2⁻1 0 इज, दिस इज 1 प्लस 1 × 2⁻1 इज 2 प्लस 1 × 2⁻2 इज 4 प्लस 2⁻3 इज 8 प्लस 2⁻4 दैट इज इक्वल टू 16, लेकिन 16 × 0 इज 0 प्लस दिस इज 2⁻5, ये हो जाएगा 32 प्लस और ये हो जाएगा 64। ओके, तो आप इन सबको जोड़िए, 64 जमा 32, ये हो गया 96, 96 और 8 हो गया 104, 104 जमा 4 हो गया 108, 108 जमा 2 हो गया 110, ये भी है 111। ओके, तो हमने एक और भाषा का आविष्कार कर लिया जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। कौन कौन से? एक है 0 और एक है 1। ओके, अब इन 2 0 और 1 की सहायता से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी दुनिया रचते हैं, वो हमारे दिमाग से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ कैलकुलेशन कर सकती है। तो याद रखिए, आपका जो दिमाग है जिसे अब तक ट्रेंड किया गया है ना, याद कीजिए जब आप पहली क्लास में थे तो पहाड़े बुलाए जाते थे आपसे, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा बुलवाया जाता था। वो इसलिए कर रहे थे हम लोग ताकि आपका दिमाग डेसिबल सिस्टम में ट्रेंड हो, और अब वो हो गया है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में हैं, आपको एक और भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति का हिस्सा सिर्फ जीवित वस्तुएं नहीं हैं। सारे दिमाग आपके हिसाब से काम करें ज़रूरी नहीं है, निर्जीव वस्तुओं को भी समझाना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक और भाषा बनाई, एक और गणित का आविष्कार किया, इसे हमने कहा बाइनरी सिस्टम। ओके, अब हम एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे इस लेक्चर में, वो है ग्रीक अल्फ़ाबेट का। देखिए, जो ग्रीक्स हैं, अगर आप देखा हो इस चीज़ को, महसूस भी करा होगा कि ग्रीक लोगों का बार बार उल्लेख आता है। आप जहाँ भी पढ़ेंगे कि फलानी ग्रीक सभ्यता ने ये कर दिया, ग्रीक सभ्यता में वो हुआ, अपने एरिस्टोटल साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसका एक रीज़न है। साइंस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ भी लिखित एविडेंसेस नहीं है तो विज्ञान उस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आजकल रामायण देख रहे हैं आप, है ना, आप बड़े खुश होते हैं हम लोग, राम जी ने बाण छोड़ा, वो बाण गया, वहाँ से पत्नी पानी निकल रहा, धुआं निकल रहा। ओके, अब वाल्मीकि कृत रामायण में कहीं नहीं लिखा गया कि वो धुआं निकाल रहा, वो फलाना निकाल रहा, डमकाना निकाल रहा। ओके, 2-3 अस्त्रों का जिक्र है वहाँ पे वाल्मीकि कृत रामायण में, जैसे ब्रह्मास्त्र है। अब उसकी जो विवेचना है वो ये है कि जब उसको चलाया जाता था तो विस्फोट होता था। ठीक है, मान लीजिए, हमारे बाप का क्या जा रहा है, मान लीजिए इस बात को, है ना। लेकिन जब आप विज्ञान के छात्र हैं, आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर वो विखंडन हो रहा तो हो क्या रहा? क्या वो कोई अणु बम था, है ना, कोई एटम बम था, या वो कोई हाइड्रोजन बॉम्ब था? ये कुछ ना कुछ तो फटना चाहिए ना। फटने के लिए कुछ ना कुछ तो फिजिकल चाहिए। आप बोलें कि हाँ जी बाण था और बाण जाके फट गया, उसको कौन मानेगा, है ना। तो ये समस्या है विज्ञान के साथ, हमें एविडेंस जुटाने पड़ते हैं।
है ना। और किसी ने बोला कि हाँ जी बाण चल गया और वहाँ पे ये हो गया, ठीक है, आप भक्ति मार्ग के ऊपर हैं तो फिर दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब आप विज्ञान पढ़ते हैं आपको तर्क ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपनी बात को प्रूव करने के लिए चीज़ें जुटानी पड़ेंगी। ओके, इसीलिए जो ग्रीक सभ्यता है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है हमारी जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है, हो सकता है हम लोगों ने काफ़ी विज्ञान में उन्नति की हो। समस्या ये है कि वो कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन में गई नहीं, है ना। कि रावण पुष्पक विमान पे भ्रमण करता था, ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करता होना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये पता लगाऊं कि वो जो विमान उड़ता था वो उड़ता कैसे था। क्या वो बर्नौली थ्योरम को मान के चलता था, है ना। उसके प्रोपेलेंटर कैसे थे, उसके पंख कितने बड़े थे, उसमें फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होता था। ओके, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी अगर मिलती तो मैं कह लेता कि हाँ हमने तो ये चीज़ें बड़े पहले हासिल कर ली थी, लेकिन वो है नहीं। इसीलिए हम लोगों की अपनी जो क्या कहेंगे आप, विज्ञान के क्षेत्र में कोई ज़्यादा पकड़ है नहीं। ग्रीक लोगों की ये खासियत थी कि उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस करा उसको लिखा, भले ही गलत लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा, है ना। अब देखिए, जब जियोसेंट्रिक थ्योरी एरिस्टोटल साहब ने दी होगी तो उन्होंने ठीक है अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, बाकी सारी चीज़ें इसके चारों तरफ घूम रही। बाद में वो चीज़ें गलत पैदा हुई, लेकिन उसने लिखी तो सही। इसीलिए ग्रीक भाषा का विज्ञान में बहुत ज़्यादा दखल है और वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी नोटेशन जो इस्तेमाल करेंगे पूरे की पूरी +1 +2 फिजिक्स में, सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो उसको जल्दी से सीखते हैं। ओके, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है अल्फ़ा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है अल्फ़ा, और बड़ा अल्फ़ा आप लिखेंगे अंग्रेजी के ए की तरह, और छोटा अल्फ़ा लिखेंगे इस तरह से। दूसरा है बीटा। ओके, रिमेंबर दिस इज बीटा, इट्स नॉट बेटा। बीटा लिखने के लिए आप कैपिटल अंग्रेजी के बिल्कुल बी की तरह है ये, और छोटा बीटा की इस तरह से आप लिखेंगे। ओके, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, इस वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे लेके आता हूँ इसको। अब देखिए, बीटा के बाद है गामा, ये है गामा। तो गामा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तीसरा अगला है डेल्टा। डेल्टा बिल्कुल त्रिभुज की तरह है, और जो छोटा डेल्टा है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एप्सिलन। रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन, इट्स एप्सिलन। ये है एप्सिलन। ओके, अंग्रेजी के कैपिटल ई की तरह, और छोटा एप्सिलन इस तरह से। नेक्स्ट है जीटा। द वर्ड इज जीटा, इट्स नॉट जेटा और समथिंग लाइक समथिंग एल्स, दिस इज जीटा। नेक्स्ट है ईटा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी के एच की तरह, और छोटा ईटा इस तरह से। नेक्स्ट इज थीटा। ये है थीटा, अगर आप कैपिटल थीटा लिखना चाहें तो इस तरह से लिखते हैं, और छोटा थीटा इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट इज आयोटा। द वर्ड इज आयोटा, कैपिटल आयोटा इस तरह से, और स्मॉल आयोटा इस तरह से। नेक्स्ट इज कपा। रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन, कपा, इट्स नॉट कपा, द वर्ड इज कपा। कैपिटल के की तरह हम लिखते हैं कपा, स्मॉल कपा इस तरह से। नेक्स्ट इज लैम्बडा। Okay, the word is lambda, it's not lambada or something else, the word is lambda. Next is mu. तो कैपिटल म्यू आप इस तरह से लिखेंगे, स्मॉलर म्यू इस तरह से लिखेंगे। ओके, इट्स म्यू, द प्रोनाउंसिएशन इज म्यू, इट्स नॉट मू और समथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट इज न्यू। कैपिटल न्यू आप अंग्रेजी के एन की तरह लिखेंगे, और उड़ती हुई चिड़िया की तरह आप लिखेंगे न्यू। ओके, इट्स नॉट नू, द वर्ड इज न्यू। नेक्स्ट इज जाई। ओके, अब ये देखिए एक्साई लिखा हुआ, ओके, लेकिन ये एक्साई नहीं पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे जाई। ओके, दिस इज ZAI। नेक्स्ट इज ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज पाई, इट्स नॉट पी, इट्स पाई। नेक्स्ट इज रो। द वर्ड इज रो। ओके, ह की आवाज़ बाद में आनी चाहिए, उर्दू के ह की तरह आवाज़ आनी चाहिए। देखिए, उर्दू अपने आप में बहुत नसाफत वाली लैंग्वेज है। ओके, अगर आपने किसी को बोलना कि बाहर जा, ओके, तो आप हिंदी में कैसे बोलेंगे, बाहर निकल, है ना। पंजाबी में बोलना बाहर निकल, अंग्रेजी में बोलना गेट आउट। लेकिन जब आप उर्दू में बोलेंगे तो आप बड़े अदब से बोलेंगे, तशरीफ़ ले जाइए। तो ये उर्दू की नसाफत आनी चाहिए, रो, ह की आवाज़ बाद में आनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज सिग्मा। ओके, तो कैपिटल सिग्मा हम इस तरह से लिखते हैं, छोटा सिग्मा इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट इज अ टॉ। ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज अ टॉ, इट्स नॉट ताऊ, द प्रोनाउंसिएशन इज टॉ। नेक्स्ट इज अपसिलॉन। द वर्ड इज अपसिलॉन, हम इस तरह से लिखते हैं अपसिलॉन को।
Next is phi. It's not phi. The word is phi. Next alphabet है chai. This is chi, chai. Okay, it's not chi. The word is chai. Next is psi. P silent है यहाँ पे. Okay. It's not fasai or something like that. The word is psi. And the last but not least is omega. Okay. इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा को. तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट आप कहीं से भी नेट से निकाल लीजिए, है ना. यहाँ से आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे पॉज करके ये सारे के सारे वर्ड लिखिए, अपनी कॉपी के अंदर लिखिए और उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो भी लिखिए. तो आज आपके लिए ये होमवर्क हो गया कि आप सीखेंगे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स क्या हैं. ओके. और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ आपने सीखी कि डेसिबल सिस्टम है क्या और बाइनरी सिस्टम में उसका कन्वर्सन क्या है. तो मैंने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल किए आपके लिए सॉल्व, 111 के. आप 5-6 और करिए. 123 को कन्वर्ट करिए, किस तरह से आप लिखेंगे बाइनरी सिस्टम में. ओके. पहले उसको डेसिबल सिस्टम में लिखिए और फिर इसको कन्वर्ट करिए बाइनरी सिस्टम में. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कल.